अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हमने अपना चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर वेव्स के बारे में जितनी भी डिस्कशन है हम उसको जारी रखे हुए हैं। अपने पिछले क्लास के अंदर हमने ये देखा कि वेव्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी की मुंतकिली का जरिया होती हैं। अपनी आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है और इसी ताल्लुक की बिना पे हम एक मिसाल 10.2 आपकी किताब की ये भी हल करेंगे और साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्विज भी मैंने शेयर किया हुआ है। आपके लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्विज भी रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हम अपने सफ़र में वेव्स के बारे में बहस कर रहे हैं और वेव्स के बारे में हम ये बात जान चुके हैं कि वेव्स की दो किस्में होती हैं, जिसको हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया। और मज़ीद आगे मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ ली हमने वेव्स की अहम इस्तिलाहात भी जान ली और अपने पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा कि एक जगह से दूसरी जगह वेव एनर्जी मुंतकिल करने का बायस बनती हैं, मादे को मुंतकिल किए बगैर। तो हमने पिछले लेक्चर में दो अनासिर देखे थे कि जिस पे हमने देखा था कि वेव एनर्जी दो अनासिर पे मुनहसिर है। उनमें से एक एम्पलीट्यूड था और एक फ्रीक्वेंसी था। उससे ही रिलेटेड मैं आगाज़ में एक सवाल आपसे करूँगा और उस सवाल का जवाब आपको इस लेक्चर के इख्तिताम पे दूंगा। हमेशा की तरह एक ही तरीकाकार कि आप उस सवाल का जवाब सोच के अपने रजिस्टर और नोटबुक पे लिखेंगे और उसके बाद मेरे इस लेक्चर के इख्तिताम पे अपना जवाब मेरे जवाब से कॉपी करेंगे। अगर तो वो ठीक हो गया तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम सीखने के अमल में हैं और सीखते सीखते ही इस तरह से हम लोग इतना अच्छा इल्म हासिल कर लेंगे कि बाद में गलती करने के इम्कानात बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर मैं किसी वेव का एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दूं तो बताएं कि वेव की एनर्जी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। सवाल दोबारा सुन लें कि अगर मैं एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दूं तो उस वेव की एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका जवाब सोच के रखें, मैं इस सवाल का जवाब लेक्चर के इख्तिताम पे दूंगा। तो चलते हैं अब अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में ताल्लुक। स्टूडेंट्स, हम ये बात जान चुके कि किसी भी मीडियम में अगर मैंने वेव पैदा करवानी है तो मुझे उस वेव के उस मीडियम के अंदर एक खलल पैदा करना होगा, जिसकी वजह से वेव एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, फासला तय करती है। अब जिस स्पीड से ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मैं उसको नाम दूंगा वेलोसिटी का। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी की तारीफ किस तरह से की जाती है। वेलोसिटी की तारीफ आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर वेलोसिटी की मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँ तो अलग तो नहीं होगी जी, वेलोसिटी को मैं इसी तरह से लिखूंगा। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की शरह, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को, और तब्दीली की शरह को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वक्त। डिस्प्लेसमेंट को आप फासला भी कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इसको मैं हिसाबी फार्मूले में लिखना चाहूं तो वेलोसिटी को हम जानते हैं कि v के जरिए लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम d के जरिए लिखते हैं और वक्त को हम t की सूरत में लिखते हैं। और ये फार्मूला आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? याद करें ज़रा, आप एक फार्मूला ये भी तो पढ़ के आता है ना, S = VT। यहीं से ये फार्मूला मैंने लिखा, या वेलोसिटी की जो एग्जैक्ट तारीफ थी वहाँ से ये मैंने फार्मूला बना लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये फासला कितना है और ये टाइम क्या है। आपके सामने अगर मैं यहाँ पे एक वेव बना दूँ तो समझने में शायद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये लें जी, हम चूंकि वेव के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो वेव का तय करदा फासला ही लेंगे
और जितने टाइम में वो फासला तय कर रहा है हम टाइम भी उसी के मुताबिक लेंगे। हम जानते हैं कि एक वेव जितना फासला तय करती है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, और इस फासले को तय करने में उसे जितना वक्त दरकार होगा मैं उसको टाइम पीरियड यानी टी कहता हूं। तो अगर मैं यहां पे लिख लूं कि यहां पे जो फासला है, तय करदा फासला, वो वेवलेंथ के बराबर है, और जो टाइम है ये उस फासले को पूरा करने के लिए दरकार वक्त यानी कि टाइम पीरियड है। अब ये दोनों चीजें अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बचेगा जी v इज इक्वल टू डी की जगह मैं लिखूंगा लैम्डा और छोटे टी की जगह मैं लिखूंगा कैपिटल टी, जिसका मतलब है टाइम पीरियड। अब हम ये भी बात जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। या मैं इस तरह कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब अगर ये बात है तो मैं इस वेलोसिटी के फार्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, लैम्डा और साथ में मैंने 1/t को अलग करके लिख दिया। हम जानते हैं कि इसको अगर इस तरह से भी लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये जान चुके कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं लैम्डा इंटू एफ, ये हमारे पास ताल्लुक बन गया वेलोसिटी लैम्डा जिसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के माबैन। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है रिलेशन बन गया वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, और ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा अहम है। बहुत दफा बोर्ड के इम्तिहान के अंदर यह ताल्लुक पूछा जा चुका है। सवाल आता है कि साबित करें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये छोटे छोटे से जो स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको साबित कर सकते हैं और बाआसानी नंबर हासिल कर सकते हैं। नंबर हासिल करने के लिए हर वो स्टेप फॉलो करेंगे जो कि मैंने किया, ताकि नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ये सवाल हल करेंगे तो एग्जामिनर बखुशी आपको नंबर देगा, ये देखते हुए कि स्टूडेंट को हर एक फार्मूले का पता है। इसका मतलब है कि इसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरह से क्लियर हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन निकाल चुके हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई ताल्लुक निकालें और उसके हवाले से कोई मिसाल ना करें। तो उसके लिए आपकी किताब में मिसाल नंबर 10.2 दी गई है, हम उसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस मिसाल 10.2 में आपसे पूछा गया है कि स्लिंकी पर मोशन करती हुई वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और जिसकी वेवलेंथ 0.4 मीटर है, उसकी स्पीड मालूम करें। तो उसके लिए मैंने आपको बड़ा अच्छा तरीका बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो बजाय इसके कि आप रटा लगाएं, आप सिंपली क्या करें, आप उसके अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर से दिया गया डाटा वो निकालें, उसको इस पॉइंट्स, इस फॉर्म में लिखें, और उसके बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपको मतलूब है, वो आप अलग से हेडिंग बना के लिख छोड़ें। उसके बाद आप अपने हल की जानिब बढ़ें और बजाय इसके कि आप सारा लेक्चर मेरा देखें और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें, ऐसा ना करें, बल्कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप अब जानते हैं कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है। जी, हम जानते हैं कि हमने एक ताल्लुक अभी अभी ड्राइव किया और उस ताल्लुक के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो ताल्लुक निकला वो था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है f की और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की। हमने फाइंड आउट करना है स्पीड, तो इस इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे कि कीमतें दर्ज करने से, हम ये सारी कीमतें यहां पे दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद v बराबर बचेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है जी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ की वैल्यू है जी 0.4 मीटर। अब जब 4 और 0.4 को आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। अब ये 1.6
क्या कोई यूनिट्स लिखना साथ मतलूब है कि नहीं? सवाल में तो नहीं कहा गया, लेकिन याद रखें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यूनिट्स लिखना बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप यूनिट्स के बगैर आंसर लिख आएंगे तो आपको एग्जामिनर कभी भी पूरे नंबर नहीं देगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर जो मर्जी क्वांटिटी आप निकालें, जो मर्जी मिकदार आप निकालें, यूनिट लिखना इंतहाई अहम है। तो हम जानते हैं कि स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर फी सेकंड। तो इस तरह से हम इसके यूनिट लिख देंगे और यूनिट लिखने के बाद हम इसको हाईलाइट कर देंगे। लेकिन क्या हमारा काम खत्म हो गया? जी नहीं स्टूडेंट्स, मैंने जब मिसाल 10.1 आपको हल करवाई थी तो मैंने कहा था आप इतना लिखेंगे तो ऐसे ठीक तो है ये, लेकिन ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर पे आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक नतीजे की हेडिंग देंगे और जो नतीजा आपने इस सवाल से अखज़ किया होगा वो आप लिख देंगे। अब क्या नतीजा अखज़ किया आपने? आपने ये नतीजा अखज़ किया कि ऐसी वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ हो और जिसकी वेवलेंथ 0.4 मीटर हो, उसकी स्पीड 1.6 मीटर फी सेकंड होगी। तो चलें इसको लिख लेते हैं कि वेव की स्पीड 1.6 मीटर फी सेकंड होगी। ये लें जी, जब आप इतना काम कर देंगे तो एग्जामिनर हंसी खुशी आपको पूरे नंबर दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको यूनिट्स नहीं याद आ रहे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे कि स्पीड के यूनिट क्या थे, तो इसका भी एक बहुत छोटा सा तरीका आपको समझा देता हूं। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी के यूनिट बेटा होते हैं हर्ट्ज, या मैंने एक और यूनिट्स भी तो बताए थे पर सेकंड, मैंने आपको एक और यूनिट्स भी तो बताए थे फी सेकंड, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होते हैं? मीटर। तो जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी फी सेकंड और मीटर और लैम्डा आ गया मीटर के बराबर। तो इस तरह से आप मीटर फी सेकंड इस तरह से भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा तरीका कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए पेपर का प्रेशर इतना है कि आपको फार्मूला जहन से निकल गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूले से उसका यूनिट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये मिसाल आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं और इसी तरह से हेडिंग्स दे के खूबसूरत तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं। अब चलते हैं उस सवाल की जानिब जो कि मैंने बिल्कुल लेक्चर के आगाज़ में आपसे किया था। मैंने आपसे ये पूछा था कि बताएं कि जब मैं किसी वेव का एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दूंगा तो मुझे बताएं कि उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने सोल्व किया। अब हम ये कह चुके हैं कि एम्पलीट्यूड, फर्ज करें मैंने पुराने एम्पलीट्यूड से 2 गुना कर दिया, अब एम्पलीट्यूड बदला तो मैंने उसको नाम दे दिया ए डैश का। अब पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो एनर्जी है वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जबकि ये एम्पलीट्यूड तब्दील हुआ तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी बदल जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म कर दूं तो एक मेरे पास आएगा बराबर का निशान और एक मेरे पास आएगा कोई ना कोई कांस्टेंट, और ए डैश का स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। ई डैश किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। अब कांस्टेंट को मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, और ए डैश की जगह मैं ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में इसको दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 2 इस जगह पे दर्ज कर दूं तो क्या बचेगा? 2a का मुरब्बा या स्क्वायर। तो ई डैश किसके इक्वल बच गया बेटा? के, और 2 का मुरब्बा 4 और a का मुरब्बा 4a स्क्वायर। अब अगर मैं इस 4 को अलग करके लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लें जी। अब अगर मैं पुरानी एनर्जी का रिलेशन देखूं तो उस पुरानी एनर्जी के रिलेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर मैं इस कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करूं तो मेरे पास
एक इक्वल का साइन आएगा, एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसको मैं यहाँ पे लेट्स सपोज के लिख रहा हूँ, और ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस ऊपर की इक्वेशन में पुट करूं तो के ए स्क्वायर की जगह मैं ई लिख सकता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा ई डैश इज इक्वल टू 4 और के ए स्क्वायर की जगह मैं ई लिख सकता हूं। तो देखा आपने कि अगर मैं एम्पलीट्यूड 2 गुना करूं तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, और इसी से अगर मैं एम्पलीट्यूड 2 गुना कम करूं तो एनर्जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली तब्दील होगी ये। तो इसकी आपने मुख्तलिफ वैल्यूज लेके इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे 2 गुना एम्पलीट्यूड किया है, आप 3 गुना कर सकते हैं, आप 6 गुना कर सकते हैं, आप 7, 8 जो भी मर्जी वैल्यू आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यू में पूछा जाता है और आपके पास ये सारा काम करने के लिए वक्त कम है, तो आप सिंपली क्या करें, जितने गुना उसने वैल्यू बढ़ाई आप उस वैल्यू का मुरब्बा या स्क्वायर ले लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 गुना बढ़ाई थी तो मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 गुना हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 गुना बढ़ा दी तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36, तो 6 के स्क्वायर को 36 कह देंगे आप, तो एनर्जी की वैल्यू 36 गुना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए दोबारा असाइनमेंट के तौर पे दे के जा रहा हूं। ये सवाल का जवाब मैं अगले लेक्चर में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे दें, और अगर आप नहीं देंगे तो मैं तो हूं ही, मैं तो दूंगा ही। सवाल यह है कि 2 वेव्स हैं, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड एक जितना है, लेकिन पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपने मुझे बताना है कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कम फ्रीक्वेंसी वाले की या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले की। मैं अगले लेक्चर तक आपका वेट करूंगा कि आपके जवाब मुझे मौसूल हो जाएं, और बाकी के जितने मौज़ूआत हैं हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने सीखा कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में किस तरह से ताल्लुक़ रखती हैं। हमने ये देखा कि एक फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है वेव्स के अंदर। इसमें v वेव की स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेव की वेवलेंथ को बताता है। साथ ही साथ हमने इस फार्मूले की मदद से आपकी किताब की मिसाल नंबर 10.2 हल की, और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो क्विज़ मैंने आपसे लेक्चर के दौरान पूछा था उसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही मैंने एक और क्विज़ आपको सोचने के लिए दिया है, तो इसका जवाब सोच के रखिएगा। मैं आइंदा आने वाले लेक्चर्स में अगले लेक्चर्स को भी अगले टॉपिक्स को भी लेके चलूँगा, और साथ ही साथ आज पूछे गए सवाल का जवाब भी अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।